Hello my dear friend, welcome to my channel. Make sure you are subscribing my channel and press the bell icon. Hit the like button. Hello friends, as you know we have already covered 90 questions regarding political science. If you have not watched, please visit all of that. And thus another thing is I have already uploaded video regarding history questions. If you have not watched that list, please visit on that and enhance your knowledge regarding government competitive exam. Let's get started beginning with the 91st question. 91st question is, and the Hindi and English would be remain language of this video. 91st question, with reference to the practice followed in the Indian constitution setup, consider the following statements. इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से करेक्ट कौन सी हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया फॉलोज ए वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल. कि इंडिया में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है स्टेट और सेंटर. वेस्ट मिनिस्टर क्या होता है, जो यूके की पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे उस प्लेस का नाम वेस्ट मिनिस्टर है. तो उसी बेस पे जो मान लो जो यूके के मान लो ब्रिटिशर के जो बेस पे गवर्नमेंट है, क्या उसको वेस्ट मिनिस्टर इंडिया में वैसे ही है. एंड द सेकेंड वन इज डिजोल्यूशन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट रेगुलर इंटरवल इज पॉसिबल. मतलब डिजोल्यूशन पॉसिबल है क्या, रेगुलर इंटरवल पे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जैसे लोकसभा राज्यसभा का डिजोल्यूशन पॉसिबल है. एंड द थर्ड वन इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर एंड इज एंश्योर्ड. इसमें बोला गया कि इंडिविजुअल मिनिस्टर होता है या एमपी होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेजिस्लेचर तय रहती है. मतलब लेजिस्लेटर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं. इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा है. पहले ही क्वेश्चन में मार्क कर लेना है, इससे आपको इजी रहेगा चीज़ों को करेक्ट करने में. दूसरा, आप क्वेश्चन हर बार अटैम्प्ट कीजिए मेरे साथ साथ. अगर आपका गलत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर नीचे नॉलेज मिल जाएगी और आगे मैं बताता रहूँगा. इससे आपकी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल स्टिक हो जाएंगी. और यू कांट एबिलिट्रेट सच टाइप ऑफ थिंग्स इन योर फ्यूचर ड्यूरिंग एग्जाम. और ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. स्टेटमेंट 1, इसमें बोला गया इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा है. तो वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूके में होती है, तो हमने उन्हीं से कॉपी किया हुआ है ये, और हम उसी रूल को फॉलो करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इंक्लूड्स डिजोल्यूशन ऑफ द ओनली लोअर हाउस. मतलब हमारा लोकसभा का लोअर हाउस को डिजोल्व किया जाता है. राज्यसभा तो परमानेंट रहती है, 2/3 सदस्य हर साल दूसरे साल रिटायर होते हैं वहाँ से, तो अपर हाउस को डिजोल्व नहीं किया जाता. एंड द थर्ड वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर. मतलब क्या है, जो हमारे संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात देखी जाए ना, तो जो एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव तो रहती है. मतलब जो कार्य करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उनको, उनकी लेजिस्लेटर रूल बनाने वालों से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो उसकी राष्ट्रपति से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यही इसलिए ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें बोला गया था इंडिविजुअल क्या लेजिस्लेटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 92nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें बोला गया कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है. मतलब इंट्रा होता है किसी स्टेट के अंदर और इंटर होता है 2 स्टेट के बीच में. तो उनके बारे में बोला गया है कि आपके स्टेटमेंट दी हुई है उनसे रिलेटेड, उनमें से आंसर बताना है कौन सा करेक्ट है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पावर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट लाइज ओनली द पार्लियामेंट. क्या जो मतलब जितने भी मान लो स्टेट के बीच में बिजनेस होता है, व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बनाने की पार्लियामेंट की होती है. ओनली लिखा हुआ है, ओनली लाइज ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यूपीएससी के पेपर में. ओनली से मतलब होता है कि केवल वही, क्या उससे नीचे स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं रूल बना सकती.
And the second statement is the president can appoint an appropriate authority. The president can appoint appropriate authority for the ensuring president freedom of trade and commerce, intercourse and restriction on it. मतलब क्या प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर होती है कि वो एक अथॉरिटी बना दे जो कि ट्रेड को देखे, इसके ऊपर किसके रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं या वो इसको संभाल सकती हैं. Which of the following statements, which of the above statements is correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ. क्या होता है, जैसे कि ट्रेड की बात आती है ना, तो इसको रिजोल्व करने के लिए, इस पर रूल बनाने के लिए पार्लियामेंट रूल बनाती है. इसमें नाइदर वन करेक्ट है नॉर टू करेक्ट है, दोनों ही गलत हैं. इसमें देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि आर्टिकल 301 से 307 तक पार्ट 13 में रहते हैं. उसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर हमारी देश की सीमा के अंदर का रूल ये बना सकते हैं, 301 से 307 में दिया गया है. बट ओनली पार्लियामेंट नहीं बना सकती, स्टेट लेजिस्लेटिव भी बना सकती है. नॉट ओनली पार्लियामेंट बट स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट एंड इनसाइड द स्टेट्स. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट जो अपॉइंट कर सकती है, इसमें क्वेश्चन में था प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है ऐसी अथॉरिटी को, नहीं, पार्लियामेंट को पावर है कि वो एक ऐसी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर सकती है जो रेगुलेट करेगी ट्रेड एंड कॉमर्स को बिटवीन द स्टेट्स एंड इन बिटवीन स्टेट एंड विद इन द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 93rd क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द स्पेशल पावर कन्फर्ड होता प्रदान करना टू राज्यसभा को प्रदान किए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The Rajya Sabha can pass resolution to authorize the parliament to make a law on matter enumerated होता था अंकलित करना, मतलब एक लिस्ट बनाना. द स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट में शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट दी हुई है और कंकरेंट लिस्ट दी हुई है 7वीं सूची में. तो उसमें से पूछा गया कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट पे बनाने का रूल रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि जो पार्लियामेंट रूल बना सकती है. और आपको पता है कि स्टेट्स राज्यसभा को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं. तो अपना आंसर सोच के रखो आप. एंड द सेकंड वन इज ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन ए स्टेट लिस्ट आफ्टर ए रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा रेस्ट्रिक्शन द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द सेम मैटर. ये कह रहा है कि अगर मान लो अगर राज्यसभा में कोई रूल बन गया कि इस पे ही आपको रूल बनाने हैं स्टेट सब्जेक्ट पे, उस पे आगे स्टेट गवर्नमेंट क्या रूल बना नहीं सकती. विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मतलब आपको मार्क करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. आप अपना आंसर मार्क कीजिए, मैं तब तक आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ. फर्स्ट ओनली इसका करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. आर्टिकल 249 में दिए हुए है ये बात. आर्टिकल 249 में दिया हुआ है कि जो राज्यसभा है वो एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है, एक नियम बना सकती है कि इतने साल के लिए, उसकी लिमिट रहती है 1 ईयर के लिए. 1 ईयर के लिए स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट रूल बना सकती है. पर उसके लिए क्या है, मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए टाइप 1. मैंने मेजोरिटी पहले पढ़ाई हुई है लेक्चर में. स्पेशल 1 मेजोरिटी क्या होती है, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3. तो वो 1 साल की उसकी लिमिटेशन रहती है, 1 साल तक वो रूल बना सकते हैं. फर्दर एक्सटेंड करने के लिए दोबारा से रूल लेकर आना पड़ेगा. और सेकेंड 2 स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि अगर एक बार राज्यसभा ने उसके ऊपर रूल बना दिया तो लोग स्टेट लेजिस्लेशन भी बना सकती है. पर उसमें क्या है, बट इन केस अनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्टेट एंड द, मतलब अगर मान लो इनकंसिस्टेंसी है, दोनों के बीच में कुछ राइवलरी है, तो पार्लियामेंट का रूल रेगुलेशन लागू होगा, प्रिवेल करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 94th क्वेश्चन. Which of the following statements is the best description of the term syndemic often seen in use? ये रिसेंट करंट का क्वेश्चन है कि सिंडेमिक टर्म यूज है, न्यूज में आती है. आपको इसके बारे में बताना है क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि ए न्यू डिजीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी, मतलब एक नए प्रकार की डिजीज है जिसके मतलब विरोधाभास में इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में, स्प्रेड्स अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड सिंडेमिक. क्या स्टेटमेंट ये ठीक है. एंड बी स्टेटमेंट,
द सिंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। मतलब सिंडेमिक उस बीमारी को बोलते हैं जो बहुत सारे कंट्रियों के ऊपर फैली हुई है और कॉन्टिनेंट में भी है। सी ऑप्शन इसका है। इट इज द सिचुएशन व्हेन टू और मोर एपिडेमिक्स इंटरेक्ट सिनर्जेस्टिकली, मतलब इकट्ठे ही सिनर्जी है उनमें, सिनर्जेस्टिकली प्रोड्यूस एन इंक्रीज बर्डन ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में बर्डन बढ़ेगा बीमारियों का, दो बीमारी इकट्ठी चलेंगी। द सिंडेमिक इज ए डिजीज विच रिजल्ट्स फ्रॉम द वायरस दैट वाज एक्सीडेंटली सिंथेसाइज्ड इन ए लैब। सिंडेमिक क्या है, वो टर्म है कि वो एक लैब में बनाया गया वायरस और वो फैल गया एक्सीडेंटली। आपको अपना आंसर मार्क करना है, बाकी आपको पता ही चलेगा, मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका करेक्ट आंसर सी है। सिनर्जेस्टिकली मतलब टू डिजीज इकट्ठी चल रही थी उसको सिंडेमिक बोलते हैं। पहले जो अलग अलग क्वेश्चनों में टर्म दी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एपिडेमिक होती है कुछ पर्टिकुलर एरिया में। जब तक कोरोना वायरस वुहान में था, मतलब बाहर नहीं स्प्रेड हुआ था, तो उसको बोलते थे एपिडेमिक। पैंडेमिक जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कंट्री में पहुंच गया तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। और थर्ड स्टेटमेंट बोल दी सिंडेमिक, जो सिनर्जी होगी टू डिजीज में जिस पे पॉपुलेशन पे बढ़ेगा बीमारी का। और फोर्थ स्टेटमेंट जैसी कोई टर्म होती नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई टर्म नहीं बनी है कि लैब में कोई काम हो रहा था उससे वायरस एक्सीडेंटली आउट हो गया, तो इसके लिए कोई टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95th क्वेश्चन। डिक्लेरेशन ऑफ द बीइंग ए सोवरेन कंट्री इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट। मतलब हमारे में प्रीएम्बल जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें सोशल सेकुलर ये वर्ड है, तो उसमें पूछा गया कि सोवरेन जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब इंडिया क्या है, अपना एक्सटर्नल और बाहर के जो डिसीजन है या अंदर के हैं जो खुद ले सकती है, अफेयर्स अपने आप कर सकते हैं, इसको सोवरेन बोलते हैं। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इफ इंडिया टेक्स मेंबरशिप इन द एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ETC, इट डज नॉट लूज इट्स सोवरेनिटी। अगर इंडिया पार्ट बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है, तो हमारी सोवरेनिटी नहीं हमसे फिनिश होती है, हम किसी के अंडर नहीं आ जाते हैं। And the third one is India can acquire foreign territory subject to the permission of the majority of the country in the United Nation। इसमें पूछा गया है कि इंडिया को किसी टेरिटरी को देना है या किसी कंट्री से लेना है तो उसके यूनाइटेड नेशन की परमिशन की जरूरत है। ये सोवरेनिटी की डेफिनेशन है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये आपको ये बताना कि कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। क्या फर्स्ट ओनली ठीक है, बी में बोला गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हैं, एंड सी है सेकंड एंड थर्ड ठीक है, और डी है 1 2 3 तीनों ठीक हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है, इसका सॉल्यूशन बी है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ठीक है। इसमें बोला कि सोवरेन क्या होता है। सोवरेन जो खुद के संप्रभुता अपने डिसीजन खुद ले सके, इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स को रिजोल्व कर सके जिसमें हो, उसको सोवरेन बोलते हैं। और दूसरे कंट्री पे हमें अपने डिसीजन लेने के लिए डिपेंड न रहना पड़े, उसको ही तो सोवरेन बोलते हैं। और इसमें इंडिया बीइंग ए सोवरेन कंट्री इम्प्लाइज दैट, मतलब इससे मतलब व्याख्या आती है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कर सकता है, मतलब इम्प्लाइज तात्पर्य है। ऑन द सेकेंड स्टेटमेंट द टर्म sovereignty implies that India members of the international organization like Commonwealth और यूनाइटेड नेशन। इंडिया क्या कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन का पार्टिसिपेट और मेंबर है, तो इससे हमने सोवरेनिटी नहीं खोई है। हम उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, हम उनके डिसीजन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, इसलिए हम सोवरेन हैं। और थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमें कोई कंट्री की अपनी टेरिटरी देनी है तो हमें यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सोवरेन कंट्री हैं, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब संविधान के कुछ फंक्शन बताए गए हैं तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। इट प्रोवाइड्स फॉर ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब एक सेट ऑफ रूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेट ऑफ रूल दिए गए हैं, क्या हमें वो
जो न्यूनतम एक कोऑर्डिनेशन है अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के मेंबरों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बोलता है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इट सेट्स सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। ये सेट करता है एक लिमिट की ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज इन सिटीजन, मतलब सिटीजन पे क्या कुछ इम्पोज करते हैं ड्यूटी। एंड द थर्ड वन इट स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, मतलब किसके पास पावर रहती है सोसाइटी में कुछ डिसीजन लेने की। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, क्योंकि ये संविधान हमें क्या है आपको पता ही है कि फ्रेटर्निटी भाईचारे को बढ़ावा देता है, तो इससे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि हमें संविधान की टर्म जो लिखी हुई प्रीएम्बल में वो भी बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर देती है। फ्रेटर्निटी को है तो मिनिमल सोशल कोऑर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी, ये बनाने के लिए बोलता है। और दूसरा क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है जिसकी किसकी कितनी पावर है, डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो डिसाइड करता है, अदरवाइज it would be a rivalry situation between the organization that it comes my jurisdiction, it comes your jurisdiction. This situation can be happen due to this. Statement 1 is correct. One of the primary function क्या होता है, मिनिमल जो बेसिक सोसाइटी के मेंबर के बीच में मिनिमल कोऑर्डियल रिलेशनशिप या कोऑर्डिनेशन बनाना है, सामंजस्य। एंड द सेकंड स्टेटमेंट अनदर फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन सम सेट लिमिट्स, लिमिट्स भी रखता है, क्योंकि हमें जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि हम फ्रीडम राइट ऑफ स्पीच है, पर दूसरे की राइट्स का हमारे को हनन नहीं करना है, वायोलेशन नहीं करना है। एंड द थर्ड वन इज ये डिफाइन भी करता है किसकी पावर कहाँ पे है, कौन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसके एरिया ऑफ जुरिडिक्शन बोल सकते हैं, पुलिस का जुरिडिक्शन क्या है, लेजिस्लेशन का क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द एनआरआई। एनआरआई टर्म आपने बहुत सुनी होगी, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं इनको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज कार्ड होल्डर क्या होता है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट बताना है। वाइल एनआरआई डू नॉट नीड एनी वीजा टू विजिट इंडिया, एनआरआई को वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती इंडिया में विजिट करने के लिए। ओसीआई नीड टू ऑब्टेन ए वीज़ा एवरी टाइम दे विजिट इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एनआरआई एंड ओसीआई बोथ कैन अंडरटेक एनी एक्टिविटी और रिसर्च इन इंडिया विदाउट एनी लिमिटेशन, विच ऑफ द अबव करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। देखो एनआरआई टर्म क्या होती है, एनआरआई क्या है, वो इंडियन सिटीजन है बट ज़्यादातर वो बाहर रहता है। इसका करेक्ट आंसर नाइदर वन नोर टू। देखो एनआरआई क्या होता है, एनआरआई ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब आम तौर पर वो बाहर ही रहता है बट उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो उसको एनआरआई बोलेंगे। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर, जैसे आप ललित शौकीन जी को जानते होंगे, तो वो बाहर विदेश में रहते हैं तो एनआरआई में आते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑर्डिनरीली वो ज़्यादा टाइम विदेश में बिताते हैं। तो वो क्या, उनके पास पासपोर्ट होता है, वो इंडिया में कभी भी विजिट कर सकते हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ओसीआई कार्ड होल्डर को लेने की ज़रूरत है। बट यह है कि एनआरआई के राइट्स थोड़ा सा अलग रहते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ पे कभी भी आ जा सकता है, उसको रिसर्च प्रोग्राम कर सकता है। नॉर्मल सिटीजन वाले उसको राइट्स होते हैं, बट ओसीआई कार्ड होल्डर को के पास ऐसे राइट नहीं होते। ओसीआई कार्ड होल्डर वो होते हैं जैसे ओवरसीज कार्ड होल्डर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट के थ्रू दी गई है पावर, और सिटीजनशिप एक्ट 1995 के थ्रू दी गई है। और सेकंड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है कि वो रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए उनको एफआरआरओ से परमिशन लेनी पड़ती है। एफआरआरओ क्या होता है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है जिनको परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेन रजिस्ट्रार रीजनल ऑफिस होता है जिसको विदेशियों को यहाँ इंडिया में आने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। हम ये रिसर्च प्रोग्राम करते हैं। 98th क्वेश्चन, और पीआईओ भी था पहले, इससे पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 2015 में मर्ज कर दिया था पीआईओ को और ओसीआई कार्ड स्कीम को। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 98th क्वेश्चन, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच ऑफ द लूजिंग सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप एक्ट 1995 का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बताया गया कि उसमें लिखा गया है कि रिनंसिएशन, क्योंकि हमारे देश में अगर हम सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो बाय बर्थ है, बाय नेचुरलाइजेशन है। तो मैंने ये इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है कि कोई 5 साल रह लेता है तो या उसमें हमारे यहाँ पे लिटरेचर में अच्छा काम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिमिटेशन को 5 साल को कम करके उसको सिटीजनशिप दे सकती है। या कोई वॉलेंट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
प्रति अपने आप को वफादारी दिखाता है या वो बनना चाहता है, या 6 महीने से यहाँ रह रहा है और अगर 6 महीने का रहने का वादा कर रहा है तो, और उसकी एलिजियंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकता है। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टर्म ऐसी डिफाइन है कि अगर मान लो रिनंसिएशन, वो खुद से छोड़ना चाहे सिटीजनशिप को, या बाय टर्मिनेशन मतलब गवर्नमेंट उससे टर्मिनेट कर देती है सिटीजन, बाय डिप्रीवेशन, तो इन टर्म के बारे में दिया गया है बाय ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी। तो इसमें बोला गया कि आंसर करेक्ट कौन सा है, ये सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 के बारे में ये दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, इसमें फोर्थ इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें बोला है कि 3 वे हैं लूजिंग सिटीजनशिप के, 1995 एक्ट में दिए गए हैं ये सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता का जो नियम है। रिनंसिएशन मतलब खुद से रिनंसिएट मतलब छोड़ना चाहे, रिनंसिएशन, क्योंकि वो खुद बताता है कि मैं डिक्लेयर करता है कि मैं दूसरे कंट्री का सिटीजन बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। दूसरा क्या, टर्मिनेशन, अगर गवर्नमेंट को लगे कि अनऑथराइज काम कर रहा है, वार के टाइम पे दूसरे देश से कुछ फ्रेंडली रिलेशन है या ट्रेड कर रहा है, तो उसका टर्मिनेट भी की जा सकती है। डिप्रीवेशन होता है मतलब क्या है, उसको डिप्राइव किया जाता है, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, क्योंकि उसमें डिसलॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान के खिलाफ डिसलॉयल्टी दिखाई है, तो उसको हम डिप्राइव भी कर सकते हैं इस राइट से। और फोर्थ इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बोला गया कि डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर लूजिंग सिटीजनशिप ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी थ्रू दी प्रोविजन, मतलब हमने मान लो ट्रांसफ़र कर दी टेरिटरी अपनी, तो क्या सिटीजनशिप उसकी लॉस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्टी क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द RHT 14 RHT 18 जीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। RHT बोला गया है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है R14 और 18, तो आपको करेक्ट बताना है। दी जीन्स आर अल्टरनेटिव ड्वार्फिंग जीन, मतलब ड्वार्फ होता है बोना, मतलब बड़े चीज़ का कोई छोटा। जीन ऑफ राइस, क्या गेहूं की ये छोटी जो जीन है, और विच प्रमोट बेटर सीडिंग विगोर, जो क्या है मान लो बेटर सीड मतलब बोने के लिए जल्दी बोए जाते हैं छोटे बोने पौधे। दी जीन्स कैन रिड्यूस क्रॉप रेजिड्यूइंग बर्निंग, मतलब जैसे धान की खेती में क्या है क्रॉप रेजिड्यूइंग जो बच जाता है, गेहूं की खेती में बच जाता है, उसको जलाने के कम करेगा। एंड द थर्ड वन इज दी जीन्स आर डेवलप्ड बाय अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सेकंड और थर्ड करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। RH14 और 18 क्या है, ये वीट की हैं ना कि राइस की हैं, मतलब ये जीन जो एडिट करके ड्वार्फ बनाए हुए हैं बोने पौधे, जिसमें क्या है कि जो नई कोपल आएंगी जैसे बोलते हैं उनको, नई अगर पौधा ऊपर फूट करेगा तो उसमें ज़्यादा क्या है अच्छे से फूट होगी। दूसरा क्या है ज़्यादा गहराई तक जाके हम मान लो क्रॉप रेसिड्यूल मतलब बचा हुआ कोई जिनमें खेती करने के बाद बच जाता है जो पोर्शन, उसमें भी खेती की जा सकती है। तो इसलिए ये जो अगरकर इंस्टीट्यूट है जो पुणे में, उसने ये गेहूँ की 2 RH14 और 18 बनाई हैं। तो इसमें क्या जीन एडिटिंग हुई है, तो छोटा पौधा बना दिया जिससे क्या उपज ज़्यादा होगी और जो घास है वो कम बनेगी। ये डीप सोइंग कंडीशन में मतलब गहराई तक बोआ जा सकता है। एंड फील्ड्स विल रिटेन स्टेबल, मतलब जिसमें बचा हुआ रेसिड्यूल है उसमें भी इसको बोया जा सकता है। These newly discovered gene are associated with the better seedling vigor and longer sheath protecting सूट टिप बोलते हैं जिसको, नई कोपली आती है जिनको कोपल आ गया नया, तो उसको बचाने के लिए उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए होता है ये। इसमें यह है कि ये डीप जाके भी हो सकता है और रेसिड्यू बचा हुआ है तो उसमें भी इसको उगाया जा सकता है। दिस जीन विल हेल्प इन रिड्यूसिंग स्टबल बर्निंग, क्योंकि उसमें उगाया जा सकता है रेसिडुअल में तो स्टबल बर्निंग नहीं होगा, तो इसलिए क्या है इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा। और इसको अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया है, इसके बारे में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंड्रेड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। क्या जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, धर्म के नाम पर माइनॉरिटी हैं, या जो क्या उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के बस उन्हीं को अधिकार हैं? ओनली वर्ड को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ओनली, नॉट और इनकरेक्ट को हमें पहले ही मार्क कर लेना है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। एंड द थर्ड वन इज द राइट टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड द राइट टू एजिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। कि जो मान लो लैंग्वेज को बचाने का अधिकार में क्या है, एजिटेट, अपना प्रदर्शन करना भी नहीं आता क्या लैंग्वेज के बचाने के लिए? इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर है, मतलब तीनों ही गलत हैं। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 30 में लिखा गया कि ओनली लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, दोनों माइनॉरिटी को परमिशन है, देर उनके नाम के अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना देते हैं। और कल हमने पढ़ा भी था कि रिलीजियस माइनॉरिटी या जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं वो अपने आप फंड करेंगे और उनको ही बनाना है। उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। मेंबरशिप में 2/3 आदमी तो यही होने चाहिए। और इसमें ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 29 क्या है, कोई भी अपना सोसाइटी है वो अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए सिर्फ माइनॉरिटी को परमिशन नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हैं। और थर्ड क्या है इसमें, इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो बोला गया कि एजिटेट करना इसमें इंक्लूड नहीं है। नहीं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर में इसमें कि अगर कोई अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहता है तो प्रदर्शन भी कर सकता है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स और मोर क्वेश्चंस।